नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल के बारे में। ये रूल ऐसा है कि जब आप इसको अप्लाई करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि आपकी कुंडली के अंदर जो प्लैनेट आपको नेगेटिव पोजीशन में दिखाई दे रहे हैं वो पॉजिटिव रिजल्ट क्यों दे रहे हैं, और जो प्लैनेट पॉजिटिव कंडीशन में दिखाई दे रहे हैं वो नेगेटिव क्यों दे रहे हैं। अब इसके पीछे एक बहुत बड़ा ग्रामर का रूल काम करता है, और इस रूल के बिना आप फलादेश को तरीके से नहीं समझ सकते, नहीं कर सकते। क्योंकि हमें सिंपली करना क्या है, अपने नो प्लैनेट्स को आइडेंटिफाई करना है कि इट इज़ गुड और बैड इन चार्ट, चाहे लगन कुंडली हो और चाहे वर्षफल हो। अब लगन कुंडली की बात जब करते हैं तो लगन कुंडली क्या होती है, वो हमारे मकान की नींव यानी कि बुनियाद। अगर आपकी लगन कुंडली कमजोर है तो आपका वर्षफल कितना भी अच्छा हो वो उतने अच्छे रिजल्ट नहीं देगा। तो इसलिए लगन कुंडली के लिए क्या रेमेडी करनी है, कैसे करनी है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साथ ही वर्षफल की रेमेडी, जब हम दोनों कॉम्बिनेशन को लेके चलते हैं तो निश्चित तौर पर चीज़ों को ठीक कर पाते हैं, परेशानियों को समझ पाते हैं। कोई साल हमारा अगर बहुत खराब है तो उस साल को हमें कैसे समझना है, अगर अच्छा है तो ज़्यादा बेनिफिट कैसे लेने हैं, बहुत खराब है तो रेमेडीज करके उसको कैसे कंट्रोल करना है, और इस बात को समझना है कि ये प्रॉब्लम कितने टाइम तक रहने वाली है। अगर वो प्रॉब्लम को हमें समझ में आ जाए, क्योंकि नॉर्मली होता क्या है कि जब हम परेशानियों में गिरते हैं तो बुरी तरह से परेशान हो जाते हैं कि शायद अब आगे पता नहीं भविष्य कैसा रहेगा, ये परेशानियाँ कितने टाइम तक मुझे परेशान करेंगी। मगर अगर हमें ये पता हो ये परेशानी हमारी मात्र 2 महीने की रह गई हैं या 4 महीने की है, इसके बाद वर्षफल चेंज होगा और चीज़ें कहीं ना कहीं पहले से ठीक हो सकती हैं या होती दिखाई दे रही हैं, अगर आप समझते हैं तो उन चीज़ों से आप अपने आप को मैनेज कर सकते हैं, और सारा का सारा सिस्टम आपके दिमाग का है। तो जब हम इस रूल की बात करते हैं या पहले भी जितने रूल की बात करे हैं तो उन रूल्स को जब अप्लाई कर लेते हैं तो हमें अपने 9 ग्रह को समझने की पूरी तरह से कैसे काम करना है बात समझ में आ जाती है। अब यहाँ पर इस रूल का नाम क्या है, कंसेक्यूटिव हाउस। कंसेक्यूटिव हाउस का रूल क्या होता है, इसको समझेंगे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। यानी कि ये रूल है क्या, कैसे काम करेगा, और जब इसको अप्लाई करेंगे तो रिजल्ट सारे कैसे चेंज हो जाएंगे, तो ये आपको बड़ा सरप्राइज करेगा। और आप इस रूल को जब अपने चार्ट में लगाएंगे और जैसे बताया जाएगा वैसे चेक करेंगे तो आपको निश्चित तौर पर ये बात क्लियर हो जाएगी कि आपका जो प्लैनेट खराब दिखाई दे रहा है वो उतना खराब था नहीं, उसको दूसरे प्लैनेट का सपोर्ट मिलने के कारण अब वो ठीक पोजीशन में आ गया। कंसेक्यूटिव हाउस होता क्या है कि जब कोई 2 ग्रह जो आपस में मित्र हों, कोई 2 प्लैनेट जो आपस में मित्र हों, अगर एक दूसरे के साथ लगते हुए हाउस में बैठे हों तो वो एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं। किस तरह से होंगे, और उसके साथ अगर कोई अदर प्लैनेट भी बैठा हो, वो चाहे मित्र हो या ना हो, वो भी उसके साथ दूसरे हाउस में जाकर कनेक्ट हो जाएगा। कैसे होगा, ये एक एग्जाम्पल कुंडली ली है, इसके अंदर शनि और राहु कहाँ बैठे हैं, फर्स्ट हाउस में। सेकेंड हाउस में क्या है, सूर्य, शुक्र और बुध। अब यहां पर इस रूल के अकॉर्डिंग जो प्लैनेट, सपोज कीजिए शनि राहु फर्स्ट हाउस में बैठे हैं, तो ये जाकर सेकंड हाउस के प्लैनेट के साथ मिल जाएंगे। अब शनि और राहु के मित्र कौन हैं, शुक्र और बुध, क्योंकि राहु शनि के साथ बैठ के शनि को फॉलो करता है, तो यहां पर शनि का मित्र कौन है, शुक्र और बुध, तो यहां पर शनि को देखा जाएगा। अब शनि अपने मित्र के साथ जाकर सेकंड हाउस में जंप कर जाएगा, यानी कि शनि राहु फर्स्ट हाउस के रिजल्ट तो देंगे ही देंगे, फर्स्ट हाउस के अपने रिजल्ट देंगे, इंडिविजुअल रिजल्ट भी देंगे, यानी कि शनि फर्स्ट हाउस का रिजल्ट भी देगा, राहु फर्स्ट हाउस का रिजल्ट भी देगा, दोनों के कंबाइंड रिजल्ट भी आएंगे। साथ ही जब ये दोनों जाकर यहां मिल जाएंगे तब कैसे रिजल्ट आएंगे, यानी कि शनि राहु सूर्य शुक्र बुध 5 प्लैनेट का कॉम्बिनेशन यू में कंसीडर इन सेकेंड हाउस। अब सेकेंड हाउस में जब 5 ग्रह का कॉम्बिनेशन बनेगा तो इस कॉम्बिनेशन को पढ़ना कैसे है, दैट इज इंपॉर्टेंट। तो शनि प्लस सूर्य, शनि प्लस शुक्र, शनि प्लस बुध, राहु प्लस सूर्य, राहु प्लस शुक्र, राहु प्लस बुध, ये कॉम्बिनेशन आपको रीड करने पड़ेंगे।
अब यहाँ फलादेश कैसे करना है इसको समझेंगे। इसका इंडिविजुअल रिजल्ट फर्स्ट हाउस का, साथ ही ये किस नंबर के साइन में है उस नंबर साइन के रिजल्ट, ये आपको बात पहले बताई है, अभी एग्जांपल देके भी समझाएंगे। दूसरा, इन तीनों के इंडिविजुअल रिजल्ट, इनके कंबाइंड रिजल्ट, यानी कि सूर्य प्लस शुक्र भी और शुक्र प्लस बुध का रिजल्ट भी, प्लस इसके साथ जो कॉम्बिनेशन बने उसके रिजल्ट भी। अब कैसे करेंगे, शनि जाकर जब सूर्य के साथ मिलेंगे तो शनि प्लस सूर्य इज इक्वल टू बैड मार्स एंड वीनस विल गिव बैड रिजल्ट। ये आपको शनि और सूर्य के कॉम्बिनेशन के ऊपर पहले जो वीडियो बनाया था वहां पर बताया था कि सूर्य प्लस शनि इज इक्वल टू बैड मार्स, यानी कि मंगल को खराब कर देते हैं। उस कुंडली के अंदर मंगल खराब हो जाता है। मंगल क्या है, मांगलिक कार्य। मंगल क्या है, हमारा भाई। मंगल क्या है, कैरियर। ये सारी चीजें बताई थी। मंगल क्या है, रिलेशन, एग्रेशन, गुस्सा, ये सारी की सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। शनि राहु जब कॉम्बिनेशन कुंडली में होता है तो उस कुंडली में सूर्य और बृहस्पति कहीं भी हो खराब हो जाते हैं। अब यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन को रीड कैसे करना है, सूर्य प्लस शनि, तो सूर्य प्लस शनि यानी कि ऐसे जातक के पिता के साथ वैचारिक मतभेद रहेंगे, मगर शुक्र खराब हो जाएगा तो मैरिड लाइफ में चैलेंजेस रहेंगे। तीसरा, शनि प्लस शुक्र, शनि प्लस शुक्र यानी कि शनि क्या है, दुख का कारक, शुक्र क्या है, मैरिड लाइफ, तो यानी कि लाइफ पार्टनर से दुखी, मैरिड लाइफ से दुखी, लाइफ पार्टनर विल बी डोमिनेटिंग नेचर। तो इस तरह से आप इस कॉम्बिनेशन को रीड करेंगे। शनि प्लस बुध का कॉम्बिनेशन, तो यहाँ पर शनि प्लस बुध का कॉम्बिनेशन नो डाउट अच्छा कॉम्बिनेशन है, व्यापार के लिए अच्छा है। ऐसे जातक कि बहन मगर किसी न किसी कारण दुखी देखने को मिल सकती है, बहन, बेटी, बुआ। राहु जाके जब मिलेगा तो राहु प्लस सूर्य कुंडली में सूर्य को ग्रहण लगा देगा, फादर के लाइफ में चैलेंजेस देखने को मिलेंगे, जातक के खुद की लाइफ में चैलेंजेस रहेंगे, राज दरबार गवर्नमेंट से किसी न किसी प्रकार की परेशानी बनी रहेगी। सूर्य खुद सेकंड हाउस में बैठा है और वैसे भी राहु फर्स्ट हाउस में होता है, तो सूर्य कुंडली में कहीं भी उसको खराब कर देता है। सूर्य कहाँ बैठा है, सेकंड हाउस में। सेकंड हाउस किसका है, फैमिली का, तो जातक की फैमिली लाइफ डिस्टर्ब रहेगी। ऐसे जातक की परिवार की महिलाओं के साथ किसी न किसी बात पे विवाद होता रहेगा, क्योंकि सेकंड हाउस के नेचुरल कारक मालिक कौन है, शुक्र। तो शुक्र के घर में सूर्य बैठकर, सूर्य क्या है, किंग, तो खराब सूर्य सेकंड हाउस में बैठ के प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ये कॉम्बिनेशन जब होगा तो आपको बताइए कि सूर्य शुक्र बुध का कॉम्बिनेशन कैसे काम करता है। अभी फिलहाल हम जो बात कर रहे हैं कंसेक्यूटिव हाउस की बात कर रहे हैं, यानी कि ये प्लैनेट जब जाके यहां मिलेंगे तो किस तरह से रिजल्ट देंगे। अब इसको दूसरे तरीके से समझते हैं। सूर्य शुक्र बुध इन तीनों के साथ नेक्स्ट हाउस कौन सा है, मार्स का। मार्स इनमें से किसका मित्र है, आपका सूर्य का। तो सूर्य अपने मित्र मंगल के साथ जाके मिलेगा, मगर शुक्र और बुध को भी साथ लेके जाएगा, क्योंकि जो साथ बैठे हैं उनको वो साथ में लेके निश्चित तौर पर जाएगा। तो थर्ड हाउस के अंदर कितने कॉम्बिनेशन बन गए, मार्स प्लस सन, मार्स प्लस वीनस, मार्स प्लस मरकरी। अब इस कॉम्बिनेशन को जब आप देखेंगे तो कैसे रीड करेंगे। अब नॉर्मली हमें पता क्या होता है कि हमारी कुंडली के अंदर कॉम्बिनेशन जो दिखाई दे रहे हैं हम केवल उन्हीं को फोकस करते हैं, बाकी अदर हमें कॉम्बिनेशन पता ही नहीं होते किस तरीके से बन रहे हैं। तो आपको बहुत सारे जो ग्रामर के रूल कराए हैं पीछे, वो रूल बेसिकली जो लोग सीखना समझना चाहते हैं एस्ट्रोलॉजी को उनके लिए काम करते हैं। नॉर्मली लोग करते क्या हैं, अपने हाउस से रिलेटेड वीडियो चेक करी, उसका उपाय समझ लिया बस, और इससे होता कुछ नहीं है। क्योंकि जब तक आपको प्रॉपर कारण नहीं समझ में आएगा समस्या का, तब तक आप रेमेडीज नहीं कर पाएंगे। आपको यही नहीं पता है कि कौन सा प्लैनेट आपको बैड रिजल्ट दे रहा है, तो कैसे आप रेमेडी कर पाएंगे। तो हमें एस्ट्रोलॉजी को सीखना समझना, चाहे हम प्रोफेशनली उसको अडॉप्ट करें ना करें, मगर इसलिए जरूरी है क्योंकि एक ये ऐसी अद्भुत चीज ईश्वर द्वारा दी गई है कि जिसके माध्यम से हम चीजों को समझ सकते हैं और उसके कारण को समझकर रेमेडी करके ठीक कर सकते हैं। सूर्य प्लस मंगल का कॉम्बिनेशन जब कुंडली बनता है तो होता क्या है, मंगल क्या है, एग्रेशन, सूर्य क्या है, ईगो। तो जातक के अंदर ईगो दे देता है, एग्रेशन, गुस्सा ज्यादा बढ़ जाता है, यानी कि स्वभाव में गुस्सा रहेगा। कुंडली के अंदर चंद्रमा कमजोर हो जाएगा।
शुक्र प्लस मंगल का कॉम्बिनेशन जब बनेगा तब क्या रिजल्ट आएंगे? शुक्र क्या है? लाइफ पार्टनर। मंगल क्या है? एग्रेशन। द लाइफ पार्टनर विल बी एग्रेसिव इन नेचर। पति पत्नी में लड़ाई झगड़े की स्थिति का सामना करना पड़ेगा। मंगल और शुक्र का कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा वेल्थ भी देता है, मगर इस कॉम्बिनेशन अगर कुंडली बना हुआ है तो उसको ठीक कर लिया जाए। अब अगर किसी के सामने ये चार्ट है, ये यहाँ पर सूर्य और बुध ना भी होते, केवल शुक्र और बुध होते, या किसी भी तरह से मंगल से ये कॉम्बिनेशन बन रहा होता, बहुत सारे कारण होते हैं। कभी मैरिड लाइफ के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाएंगे कि किस तरीके से हमारा जो मैरिड लाइफ है वो डिस्टर्ब रहती है और उसको हम कैसे एट ए ग्लांस चेक कर लें। तो जब ये कॉम्बिनेशन कुंडली में दिखाई देते हैं तो उनके रिजल्ट भी आपको समझने को मिलेंगे कि भाई अगर ये चीजें हमारे साथ हो रही हैं तो उसके पीछे कारण क्या है। मंगल के साथ शुक्र का कॉम्बिनेशन दिखाई नहीं दे रहा है मगर काम कुंडली में कर रहा है, उसके लिए रेमेडी क्या करनी होगी। तो हमें इस बात को समझ के उस चीज को ठीक करना पड़ेगा। इसी तरह यहां पर अगर हम बात करें तो चंद्र और बृहस्पति, अब चंद्र और बृहस्पति क्योंकि दोनों लगते हुए हाउस हैं तो हमें हाउस कैसे देखने हैं। मून 11th हाउस में है तो कोई भी प्लैनेट बैठा है उससे नेक्स्ट हाउस में कौन सा ग्रह बैठा है, तो मून से नेक्स्ट हाउस में ये 11th हाउस है, इससे नेक्स्ट हाउस में कौन सा बैठा है? जुपिटर। जुपिटर डेफिनेटली आप सबको पता है कि चंद्रमा का मित्र है। अब इन सब बातों के लिए जो हमें बेसिक चीजें हैं वो पता होनी चाहिए कि कौन से ग्रह किसके मित्र हैं और किसके शत्रु हैं। तो ये हमने जब वीडियो स्टार्ट की थी, देन फ्रॉम द बिगिनिंग जो वीडियो हैं वहां पर सारी बेसिक चीजें सिखाई थी। तो जिन लोगों को एस्ट्रोलॉजी नहीं आती वो वहां पे जाकर फ्रॉम द बिगिनिंग वीडियोस को समझ सकते हैं, देख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। डेफिनेटली आप अगर लगातार नोट्स बनाते हैं, लिखते हैं तो आपको चीजें इतनी क्लियर हो जाएंगी कि आप अगर पहली बात तो अपनी कुंडली को खुद ही एनालाइज कर लेंगे, मगर खुद नहीं भी कर पाते किसी कारण से तो एटलीस्ट इतनी नॉलेज तो अवश्य आ जाएगी कि अगर सामने आप किसी एस्ट्रोलॉजर से बात कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि सामने वाला मुझे सही राय दे भी रहा है या नहीं दे रहा है। क्योंकि जब हमें किसी का पता ही कुछ नहीं है तो जो बता दे ठीक है, जो उपाय दे दिए वो ठीक है, अब गलत दे दिए सही दे दिए आप करे जा रहे हैं। तो चंद्र प्लस बृहस्पति, अब चंद्र प्लस बृहस्पति का कॉम्बिनेशन जब जाके 12th हाउस बन जाएगा तो चंद्रमा क्या है? माता। बृहस्पति क्या है? ज्ञान। तो जातक की मदर जो है वो इंटेलिजेंट होगी, ज्ञानवान होंगी। तो आपने इन कॉम्बिनेशन को इस तरीके से समझना है। दृष्टि का कॉन्सेप्ट आपको बताया था, उसके थ्रू कॉम्बिनेशन कैसे बनते हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ कॉम्बिनेशन कैन बी सीन इन अवर चार्ट, बट हाउ, ये इसके लिए आपको इन रूल्स को दिमाग में सेट रखना होगा जब भी आप अपने चार्ट को चेक करें। ये रूल्स वर्षफल में भी काम करेंगे, लगन कुंडली में भी काम करेंगे, इसलिए रूल्स इतने इंपॉर्टेंट है। और रूल्स बहुत ज्यादा नहीं है, सिलेक्टेड रूल्स हैं। जब आप इनको नोट कर लेंगे, बार बार अप्लाई करेंगे तो आपको कुछ ही समय के अंदर ये सारे के सारे रूल्स याद हो जाएंगे। और बिना इनको याद करे आप कुंडली का फलादेश नहीं कर सकते, वरना आप करेंगे क्या? बृहस्पति 12वें घर में है, इसका वीडियो देख लिया या किताब में पढ़ लिया, 12वें घर का बृहस्पति क्या रिजल्ट देता है। ठीक है, जो रिजल्ट देता है वो तो मिल ही जाएंगे, मगर और क्या रिजल्ट दे सकता है वो आप नहीं चेक कर पाएंगे। या उसके साथ अब चंद्रमा के साथ यहां पर अगर सपोज कीजिए राहु बैठा होता, बुध बैठा होता, या चंद्रमा के साथ कोई भी ऐसा प्लैनेट जो बृहस्पति के एनिमी है वो बैठा होता, तो चंद्रमा जब जाके बृहस्पति के साथ मिलता तो बृहस्पति के रिजल्ट को भी खराब करता, क्योंकि चंद्रमा के साथ जो एनिमी प्लैनेट बैठा है वो चंद्रमा को तो खराब कर ही रहा है, और खराब चंद्रमा जाकर बृहस्पति के साथ मिल रहा है। तो यहाँ पर जो एनिमी प्लैनेट जाके आपको दिखाई दे रहा था कि जुपिटर हमारा बहुत अच्छा है, 12th हाउस एक्सीलेंट प्लेसमेंट, बट वो जुपिटर तो खराब हो गया। तो हमें ये पता ही नहीं लगा कि हमारा जुपिटर यहाँ पर खराब पोजीशन में है, हम उसको अच्छा देख के खुश हुए जा रहे हैं कि शायद ये रिजल्ट देगा, उसकी महादशा की वेट कर रहे हैं और 16 साल की महादशा आएगी तब तो हमारे बहुत अच्छे रिजल्ट आने वाले हैं। मगर ऐसा नहीं होता है, महादशा आके चली जाती है, रिजल्ट उसके अपोजिट देखने को मिल जाते हैं। अब यहाँ पर एक चार्ट लेंगे, उस चार्ट के अकॉर्डिंग हम चीजों को समझने का प्रयास करेंगे कि ये रूल कैसे काम करेगा। साथ ही पुराने जो कुछ रूल हैं उनको भी इस चार्ट में अप्लाई करेंगे
ताकि आपको ये बात समझ में आए कि चार्ट को एनालाइज करना कैसे है और चीज़ों को ठीक करना कैसे है। अब यहाँ पर एक चार्ट लिया है हमने, तृप्ति तिवारी। इनकी डिटेल है 8 जून 1988, 12:42 दोपहर के, दिल्ली। ये इनका लगन चार्ट है और ये वर्षफल है। इस रूल को जो आज हमने बात करी उसको इस चार्ट में भी अप्लाई करके चेक करेंगे कैसे काम करेगा। तो यहाँ पर सिंह लगन की कुंडली है, केतु फर्स्ट हाउस में है, राहु और मंगल 7th हाउस में, चंद्रमा 8th हाउस, बृहस्पति 9th हाउस, सूर्य 10th हाउस, शुक्र और बुध 11th हाउस। अब यहाँ पर आपको जो रूल कराए थे उस रूल के अकॉर्डिंग जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और चार्ट को यहाँ पर एनालाइज करने का पर्पज ये रहता है कि जो पीछे रूल्स कराए हैं वो रूल्स आपको इन चार्ट्स को एनालाइज करने के बहाने से बार बार रिमाइंड होते रहें, ताकि ये बातें आपको समझ में आ जाएं। कैसे? केतु फर्स्ट हाउस। अब केतु फर्स्ट हाउस सिंह लगन की कुंडली है। इस कुंडली के अंदर लगन के जो अधिपति हैं वो सूर्य हैं। सूर्य 10th हाउस में बैठे हैं। अब सूर्य 10th हाउस में अच्छा या खराब है ये कैरियर को डिसाइड करेगा। तो केतु फर्स्ट हाउस, केतु फर्स्ट हाउस के लिए आपको क्या रूल बताया था कि केतु फर्स्ट हाउस में होता है तो मार्स को वीक करता है, मगर कुंडली में सूर्य कहीं भी हो कैसा भी हो उसको एक्सॉल्टेड करता है, उच्च की स्थिति में ले आता है। यानी कि सूर्य यहाँ पर 10th हाउस में स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आके बैठ गया। अब सूर्य 10th हाउस में जब स्ट्रॉन्ग पोजीशन में आके बैठेगा यानी कि पावरफुल होगा, तो सूर्य क्या है? ईगो। तो जातक के अंदर थोड़ा ईगो की प्रॉब्लम जरूर देगा। सूर्य क्या है? नेम एंड फेम। तो जातक को नेम एंड फेम का बड़ा शौक होता है। वो चाहता है कि जीवन में कुछ ऐसा करे कि उसको नेम फेम मिल जाए, और उसको मिल भी जाता है अगर सूर्य यहाँ पर अच्छी पोजीशन में है। दूसरा, जब हमने रूल की बात करी कि कंसेक्यूटिव हाउस की, तो सूर्य से नेक्स्ट हाउस में कौन से प्लैनेट हैं? बुध प्लस शुक्र। अब बुध प्लस शुक्र है तो यहाँ पर मरकरी फ्रेंड है किसका? सूर्य का। तो सूर्य जो है वो जंप कर जाएगा 11th हाउस में और मरकरी के साथ जाके कनेक्शन बनाएगा, मगर वहां पर शुक्र भी अवेलेबल है। अब शुक्र भी अवेलेबल है तो यहां पर आप इसको कैसे कंसीडर करेंगे? सूर्य बुध शुक्र का कॉम्बिनेशन 11th हाउस में। सूर्य बुध शुक्र का कॉम्बिनेशन जब 11th हाउस में बनता है, अब देखिए ये रूल कैसे प्रेडिक्शन को बिल्कुल चेंज कर देगा। बुध प्लस शुक्र इज इक्वल टू राजयोग, मगर जब सूर्य के साथ, क्योंकि मरकरी और वीनस बोथ आर फ्रेंड, इट्स क्रिएट ए राजयोग इन चार्ट। हालांकि बुध प्लस शुक्र इट्स गिव मल्टीपल रिलेशनशिप इन लाइफ, ये ध्यान रखिएगा। मगर अब सूर्य जाके मिल गया तो सूर्य बुध शुक्र का कॉम्बिनेशन, तो मरकरी इज द फ्लावर ऑफ सन। मरकरी एक ऐसा प्लैनेट है जब जिसके साथ बैठता है उसी की तरफ हो लेता है। अब तीनों के कॉम्बिनेशन में मरकरी क्या है? राजकुमार, सूर्य क्या है? राजा। तो सन इज द किंग ऑफ प्लैनेट। मरकरी देखेगा कि यहाँ पर सन इज वेरी पावरफुल, तो वो सन के साथ हो लेता है और शुक्र को पीड़ित करता है। तो दोनों मिलकर क्या करते हैं? शुक्र को पीड़ित करते हैं। अब नॉर्मली आप चार्ट पे क्या देखते? बुध प्लस शुक्र का कॉम्बिनेशन, उसके ऊपर आप स्टडी करते हैं कि बुध और शुक्र के क्या रिजल्ट आते हैं। निश्चित तौर पर वो रिजल्ट मिलेंगे, ऐसा नहीं है, मगर कुछ रिजल्ट आपको अपोजिट मिलेंगे। अब जब ये कॉम्बिनेशन काम करता है तो कॉम्बिनेशन कैसे काम करता है? सूर्य बुध शुक्र का लाइफ पार्टनर विल बी इगोस्टिक इन नेचर, क्योंकि सूर्य बुध शुक्र, सूर्य और शुक्र, सूर्य ईगो, शुक्र लाइफ पार्टनर इगोस्टिक इन नेचर। शुक्र कहां बैठा है? 3 नंबर के साइन में। 3 नंबर के साइन की जब हम बात करते हैं तो 3 नंबर के साइन का ऑनर कौन है? अब आप कहेंगे कि मरकरी है, मगर 3 नंबर के साइन की जब बात करते हैं तो कालपुरुष कुंडली के हिसाब से 3 नंबर की राशि आती कहां पर है? 3rd हाउस में। और 3rd हाउस किसका है? साहस और पराक्रम का। तो 3rd हाउस के का जो कारक है वो कौन है? मार्स, क्योंकि साहस पराक्रम किससे देखा जाता है? मार्स से। तो मंगल कारक है। तो यहां पर शुक्र का कनेक्शन 3 नंबर साइन में होने की वजह से मंगल के साथ भी हो गया। जब मंगल के साथ हो जाएगा
तो लाइफ पार्टनर थोड़ा चिड़चिड़े स्वभाव का, गुस्से वाला होगा। तो इनके मैरिड लाइफ के अंदर लाइफ पार्टनर कैसा मिलेगा? एक लड़की का चार्ट है, लाइफ पार्टनर थोड़ा इगोइस्टिक नेचर, चिड़चिड़े स्वभाव का, गुस्से वाला होगा। एंड आफ्टर द बर्थ ऑफ मेल चाइल्ड, बिकॉज द, ये चार्ट जो है फीमेल का है, अगर फीमेल के चार्ट में सूर्य शुक्र बुध का कॉम्बिनेशन हो तो यहां पर आफ्टर द बर्थ ऑफ मेल चाइल्ड, अब यहां पर इस कॉम्बिनेशन को कई बार केतु कुंडली में बचा के ले जाता है और उसके पीछे अलग रूल काम करते हैं, मगर 90% चांस में आफ्टर द बर्थ ऑफ मेल चाइल्ड अगर फीमेल के चार्ट में ये कॉम्बिनेशन है, मैरिड लाइफ में चैलेंजेस स्टार्ट ज्यादा हो जाते हैं। स्टार्ट तो रहते ही हैं, ज्यादा बढ़ जाते हैं, स्थिति कई बार तलाक वगैरह तक पहुंच जाती है। दूसरा, केतु फर्स्ट हाउस में है और यहां पर राहु और मंगल 7th हाउस में है। अब राहु और मंगल जब 7th हाउस में है तो ऐसे में केतु फर्स्ट हाउस की दृष्टि कहाँ आ रही है? राहु और मंगल पर। तो केतु और राहु आके जब 7th हाउस में मिलेंगे तो राहु प्लस केतु में वीनस, यानी कि वीनस 7th हाउस रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। शादी के बाद भाग्योदय। मंगल साथ में है तो शुक्र प्लस मंगल का कॉम्बिनेशन आप कंसिडर करेंगे, जो दिखाई नहीं दे रहा है मगर रिजल्ट देगा। कैसे देगा? मार्स इज एग्रेशन। अब मार्स यहां पर अच्छा या खराब है ये कैसे तय करें? क्योंकि शुक्र मंगल का कॉम्बिनेशन जातक को अपार धन की प्राप्ति भी करा सकता है और तलाक भी करा सकता है। अब मंगल का ठीक होना जरूरी है और ठीक ना भी हो तो करना जरूरी है। करें कैसे? रेमेडी के थ्रू। रेमेडी कैसे करी जाएगी? सम रेमेडीज आर डन अकॉर्डिंग टू लगन चार्ट एंड सम आर अकॉर्डिंग टू वर्षफल। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट, बार बार फोकस किस पे करते कि भैया रेमेडी को समझ लो। इसकी रेमेडी होम्योपैथी दवाई की तरह काम करेगी, ग्रेजुअली आपके चार्ट को ठीक करती चली जाएंगी। तो हम लंबे समय तक 10-20 साल निकल जाते हैं, कुछ करते नहीं है, एक आध स्टोन वगैरह पहन के अपना शांति से बैठ जाते हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं होता। मगर जो रेमेडीज यहाँ बताई जाती, जब आप उसको अप्लाई कर देते हैं तो धीरे 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 लाइफ के अंदर चीजें ठीक होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो जो कॉम्बिनेशन हमें खराब रिजल्ट दे रहे थे वही कॉम्बिनेशन हमें अच्छा रिजल्ट देना स्टार्ट कर देते हैं। अब मंगल अच्छा या खराब है ये कैसे तय करें? मंगल कहाँ है? 11 नंबर के साइन में, केतु की दृष्टि आ रही है, केतु फर्स्ट हाउस में दृष्टि डाल रहा है तो मंगल प्लस केतु का कॉम्बिनेशन 7th हाउस से बन गया। मार्स और केतु का जब कॉम्बिनेशन बनता है तो केतु कंप्लीटली डैमेज हो जाता है और मंगल भी काफी हद तक खराब हो जाता है, क्योंकि इसको क्या कहा गया है कि मार्स इज जस्ट लाइक ए लॉयन, चीता कहा गया है, शेर कहा गया है, और केतु को क्या कहा गया है? जंगली कुत्ता, यानी कि एक खतरनाक कुत्ता। और दोनों की जब फाइट्स होती है तो डेफिनेटली लॉयन तो जीतेगा ही, मगर वो कुत्ता इतना खतरनाक था कि लॉयन आसानी से नहीं जीतेगा, उसको थकान कर देगा, थका देगा। तो ये कंप्लीटली डैमेज और ये आपका 70% डैमेज, आप इसको ऐसे समझें। मगर केतु कुंडली में खराब हो रहा था, मंगल भी कुंडली में खराब हो रहा था, क्या ये इतना ही खराब रिजल्ट देंगे? मार्स अगर 7th हाउस में होगा तो 3 सर्जरी करा देगा जीवन में, 3 ऑपरेशन करा देगा। मैरिड लाइफ में पति पत्नी में टकराव की स्थिति रहेगी क्योंकि 7वें घर में बैठ गया है और 7वां घर किसका है? शुक्र का। अब खराब मंगल 7वें घर में बैठ के शुक्र के साथ का कॉम्बिनेशन बना रहा है तो मैरिड लाइफ में चैलेंजेस देगा। केतु प्लस मंगल का कॉम्बिनेशन, मंगल प्लस राहु का कॉम्बिनेशन जब भी चार्ट में बनता है तो ऐसे जातक के चोट वगैरह अक्सर ज्यादा लगती रहती है, कभी एक्सीडेंट हो गया, कभी गिर गए, कभी कुछ हो गया, ये इनके जीवन में चलता रहता है परेशानी। दूसरा, खराब केतु अगर मंगल में दृष्टि डालता है तो मंगल के भाई का कारक, और मंगल क्या है? कैरियर, तो कैरियर में ब्रेक करा देता है, भाई के साथ रिलेशनशिप में ब्रेक करा देता है, भाई की सर्जरी करा देता है क्योंकि केतु सर्जरी का कारक भी है। अब यहां पर चंद्रमा की बात करते हैं तो चंद्रमा 8वें घर में पहुंच गया। अब क्योंकि इस जातक का जो प्रश्न था वो मुख्यतः चंद्रमा से रिलेटेड है, हालांकि हमने बात आपको समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से आगे पीछे की सब कर दी, मगर इनका जो प्रश्न था वो मुख्य रूप से चंद्रमा से रिलेटेड है। क्यों है? जातक का प्रश्न है कि उसके हेल्थ रिलेटेड चैलेंजेस आ रहे हैं पिछले 4-5 साल से। अब व्हाट इज मून? जब भी हेल्थ की बात आएगी तो आपको कुंडली में मून को देखना है कि मून कहां पे है।
अब व्हाट इज मून? मून इज पीस ऑफ माइंड, मून इज हेल्थ, मून इज वेल्थ, मून इज मदर। अब मून का प्लेसमेंट आप चेक करेंगे, 8वें घर के चंद्रमा को अच्छा नहीं माना गया है। दूसरा साइन चेक करेंगे, 12 नंबर के साइन में है। अब 12 नंबर के साइन में यानी कि 12 नंबर के साइन में चंद्रमा को अच्छा नहीं माना गया है। अब जो लोग नॉर्मली बेसिक रूल्स के बारे में नहीं जानते या ग्रामर के रूल्स नहीं जानते, तो वो कहेंगे चंद्रमा 12 नंबर की राशि में खराब कैसे हो गया? 12 नंबर की राशि तो मीन राशि है, बृहस्पति की है, बिल्कुल है, मगर 12 नंबर की राशि में चंद्रमा को खराब इसलिए माना गया है क्योंकि 12 नंबर की जब राशि है उसका ऑनर जुपिटर है, मगर कारक कौन है? राहु। तो राहु कारक है, और किसी भी जब राशि की या हाउस की बात करते हैं तो ऑनर से ज्यादा कारक की इंपॉर्टेंस ज्यादा होती है, यह हमेशा ध्यान रखिएगा। कारक ज्यादा इंपॉर्टेंस रखेगा ऑनर के कंपैरेटली, तो बृहस्पति से ज्यादा राहु वहां पर अपना इफेक्ट देगा। अब राहु के घर में कारक भाव में चंद्रमा या राशि में चंद्रमा जब जाएंगे तो निश्चित तौर पर खराब रिजल्ट देते हैं, इसलिए 12 नंबर के साइन में चंद्रमा। तो अब यहाँ पर राशि भी खराब हो गई और हाउस भी खराब हो गया, तो चंद्रमा काफी ज्यादा खराब कंडीशन में चला गया। तीसरा चंद्रमा के खराब होने का कारण क्या है? केतु से 8वें घर में चंद्रमा है, तो केतु खराब हो गया। साथ ही ये सारे ग्रामर के रूल हैं जो आपको पिछले कुछ वीडियोस में लगातार आपको कराए जा रहे हैं, ग्रामर के रूल ये सारे के सारे उन्हीं में से। तो पहले से 8वें घर में अष्टम भाव में चंद्रमा पहुंच गया, तो चंद्रमा का रिजल्ट भी खराब हो गया और केतु का रिजल्ट भी खराब हो गया। मगर केतु जितना खराब दिखाई दे रहा है उतना खराब है नहीं, मंगल जितना खराब दिखाई दे रहा है उतना खराब है नहीं। अब आप पूछेंगे क्यों? बिकॉज चंद्रमा फर्स्ट हाउस में हो, थर्ड हाउस में हो, 8th हाउस में हो, कुंडली में मंगल को सपोर्ट करता है। मंगल कितना भी खराब हो अब उतना खराब रहता नहीं है। अब आप कहेंगे कैसे? फिर बात वही काल पुरुष कुंडली के आधार पर जब हम बात करते हैं, फर्स्ट हाउस में 1 नंबर की राशि, थर्ड हाउस में 3 नंबर की राशि और 8वें घर में 8 नंबर की राशि। 1 नंबर की राशि और 8 नंबर की राशि किसकी है? मंगल की। तो मंगल की राशि में या मंगल के कारक भाव में, तीसरा घर किसका है? मंगल का। कारक तो मार्स है। तो 1, 3, 8 इनमें जब चंद्रमा बैठ जाएगा तो मंगल को सपोर्ट कर देगा। तो मंगल जो खराब हो गया था बहुत ज्यादा, अब उतना खराब रहा नहीं, चंद्रमा के सपोर्ट से मंगल बच गया। अब बात रही केतु जी की। अब केतु जो खराब हो रहा था मंगल की वजह से बहुत ज्यादा, उतना खराब है नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो केतु बैठा है 5 नंबर के साइन में, जो कि शुभ नहीं माना जाता, बृहस्पति 9th हाउस। अब एक रूल आपको ये कराया था कि अगर पहले ग्रह से 1, 3, 5 का क्या रूल था कि कोई भी प्लैनेट किसी हाउस से में बैठा हो उससे 9th हाउस के प्लैनेट्स को आप चेक कर लें, तो आपको ये पता लगेगा कि वो प्लैनेट किस तरह के रिजल्ट देने के लिए बैठा है। अब यहां पर बताया था कि कितना भी अच्छा प्लैनेट हो, बृहस्पति हो, सूर्य हो, कितना भी अच्छा, मगर 9th हाउस में राहु बैठ जाए, या अब यहाँ पे कोई प्लैनेट हो तो 10th हाउस में, तीसरे घर में हो तो 11th हाउस में, यानी कि जहां भी प्लेस्ड है वहां से 9th हाउस में जैसा प्लैनेट बैठा होगा वैसी क्वालिटी वो एब्जॉर्व करेगा और वैसे ही रिजल्ट देगा। ये रूल वर्षफल में भी अप्लाई होगा और लगन कुंडली में अप्लाई होगा। अब यहाँ पर केतु क्वालिटी किससे लेगा? अपने से 9th हाउस के प्लैनेट से। बृहस्पति बैठा है, बृहस्पति का जो प्लेसमेंट है 9th हाउस में एक्सीलेंट है और वो भी 1 नंबर के साइन में है, तो इस जातक का बृहस्पति एक्सीलेंट पोजीशन में है। बृहस्पति करेगा क्या? बृहस्पति इज द कारक ऑफ लक। अब भाग्य का कारक भाग्य भाव में आके बैठ गया, वो भी 1 नंबर के साइन में। ऐसे जातक निश्चित तौर पर सुपर इंटेलिजेंट पर्सन, बुद्धिमान होते हैं, इतना ज्ञान इन्हें होता है कि ज्ञान बांटने की आदत होती है, लोगों को एडवाइस देना, पढ़ाना, ये सब इनकी हॉबी होती है, इनको इसमें मजा आता है। ऐसे जातक की बात करें तो दीज पीपल आर जस्ट लाइक ए श्रवण कुमार, अपने माता पिता के बड़े जबरदस्त भक्त होते हैं, आज्ञाकारी, ओबीडियंट चाइल्ड।
तो दैट इज एक्सेलेंट प्लेसमेंट ऑफ जुपिटर इन 9th हाउस। अब कंसेक्यूटिव हाउस की बात करें, जो रूल आज डिस्कस कर रहे हैं, चंद्रमा से नेक्स्ट हाउस किसका है? जुपिटर का। 8वें घर का चंद्रमा जाके जुपिटर से मिल गया। अब चंद्रमा जितना खराब था उतना खराब रहा नहीं, क्योंकि बृहस्पति के साथ मिलके उसको बृहस्पति का सपोर्ट मिल गया, या आप ऐसे कह लें कि बृहस्पति को चंद्रमा का सपोर्ट मिल गया। बृहस्पति प्लस चंद्र, माता ज्ञानवान होगी, इंटेलिजेंट होंगी, समझदार होंगी। तो यहां पर इनकी जो परेशानी का कारण था वो ये था कि हेल्थ, तो हेल्थ के पीछे 8वें घर का चंद्रमा उसका कारण है। 8वें घर का चंद्रमा जो है वो हेल्थ इश्यू देता है, साथ ही मदर की लाइफ में चैलेंजेस देता है, ब्रेक इन एजुकेशन देता है, या सब्जेक्ट चेंज कराता है कि जातक ने ग्रेजुएशन तो किसी और में करी और जाके पोस्ट ग्रेजुएशन किसी और में कर ली, या आगे पढ़ाई कुछ और कर ली, या 10th किसी 11th में कुछ और था, 12th में कुछ ना कुछ सब्जेक्ट वगैरह उसकी लाइन चेंज होती है, सब्जेक्ट चेंज होता है, ब्रेक इन एजुकेशन देता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट, ऐसे जातक, अब इनका अगर प्रश्न है कैरियर को लेके, तो कैरियर के लिए इनका सिंपल सा आंसर है कि 24 साल से पहले की पढ़ाई ज्यादा काम नहीं आती। 24 साल के बाद ऐसा बच्चा जो कोई भी पढ़ाई करेगा उससे निश्चित तौर पर इनका करियर सेट होगा, कमाई अवश्य होगी। तो आपको एडवाइस ये है कि आप 24 वर्ष के 88 बॉर्न है ना, 98, 2008, 2018, हाँ 30, 19, 20, 22, 23, 24, 36 के हो गए। तो 36 के हो गए, तो अगर आपने 24 साल के आयु के बाद कोई पढ़ाई करी है तो उससे आपकी कोई ना कोई स्टार्टिंग जॉब की अवश्य हुई होगी, कमाई अवश्य हुई होगी, और अगर नहीं करी है तो कर लीजिए, निश्चित तौर पर आपको उस पढ़ाई से लाभ अवश्य मिलेगा। अब यहाँ पर तृप्ति जी आपके अपने हेल्थ इश्यू ठीक रखने के लिए और बाकी चीज़ों को ठीक रखने के लिए करना क्या है, तो लगन चार्ट के अकॉर्डिंग आपको क्या क्या रेमेडी लॉन्ग लाइफ करनी है, इस बात को समझिएगा। नंबर 1, एक लाल रंग का रुमाल हमेशा अपने पास रखें। दूसरा, माथे पे हल्दी या केसर का तिलक लगाएं। तीसरा, स्ट्रीट डॉग की सेवा करते रहा करें। चौथा, सिल्वर का स्क्वायर पीस अपने पास हमेशा रखा करें, जिसके कॉर्नर नुकीले होने चाहिए, पर्स या पॉकेट में। शमशान का पानी किसी बॉटल में लाकर अपने घर में अवश्य रखें, उस पानी को आप समय समय पर चेंज कर सकते हैं। चौथा, अपने सर पर किसी प्रकार की ब्लैक कलर की डाई जीवन में मत कीजिएगा। ब्लैक या ब्लू कलर की टोपी कैप का इस्तेमाल जीवन में मत कीजिएगा। करनी हो तो व्हाइट या रेड व्हाइट के कॉम्बिनेशन वाली ही करनी है। किसी साधु फकीर भिखारी से किसी प्रकार का धागा ताबीज जीवन में नहीं लेना, और आपने एक तांबे का छेद वाला पैसा येलो कलर के रेशमी धागे में डालकर अपने गले में धारण कर लेना है। माथे पे हल्दी या केसर का तिलक लगाना है। अपने ऊपर डेली गंगा जल थोड़ा छिड़कते रहिएगा। तो ये जो कार्य हैं आपने सदैव करने हैं। बात करते हैं इमीडिएट क्या करना है, तो वर्ष फल के अनुसार क्या करना है। नंबर 1, आपने सोमवार को छोटे बच्चे 5-6 साल के 7 साल के छोटे बच्चे होते हैं, उनको व्हाइट चॉकलेट या व्हाइट बर्फी खाने को देनी है। दूसरा, आपने बृहस्पतिवार को चने की दाल मंदिर में डोनेट करनी है, और संडे के दिन मंदिर में दूध का दान मंदिर में अवश्य करना है। चौथा, आपने मंगलवार को सूजी का हलवा थोड़ा सा बनाएं, पानी की जगह दूध डालकर। उस हलवे का कुछ हिस्सा अपने परिवार के साथ शेयर करें, थोड़ा सा खा लें, और कुछ हिस्सा आप बाहर लोगों में किसी प्रकार बांट दें। तो ये मंगल के मंगल करें, ये उपाय इस वर्ष करें, निश्चित तौर पर आपको लाभ होगा और शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। एक सोमवार के दिन नाग नागिन का चांदी का जोड़ा जल प्रवाह भी कर दीजिएगा। तो ये उपाय करने से आपको शुभ परिणाम और लाभ अवश्य दिखाई देंगे। वर्ष फल के जो उपाय हैं वो आपने अपना जन्मदिन, यानी कि ये आपका जो वर्षफल लिया है, ये 8 जून 2024, यानी कि आज क्या तारीख है, 6 है, तो परसों आपका जन्मदिन आ रहा है। तो 8 तारीख से आपने ये रेमेडी स्टार्ट करनी है।
तो 8 तारीख को ये वीडियो आपका आएगा, तो उस दिन से आपने रेमेडी स्टार्ट करनी है और अगले साल तक ये रेमेडी करनी है। तो आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर करे कि आपका ये साल बहुत अच्छा जाए। कमेंट सेक्शन में आप जो भी चीज़ें आपको समझ में आई हो मेंशन कीजिएगा और ये जो रूल हैं अप्लाई कीजिएगा। आप सभी से निवेदन ये है कि आप अपने नाम, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस और स्पेसिफिक क्वेश्चन जरूर मेंशन किया करें। स्पेसिफिक क्वेश्चन ना होने की वजह से फिर पूरे चार्ट को आप स्टडी करते रहो, मगर स्पेसिफिक अगर क्वेश्चन भी मेंशन है तो ताकि उस बात पे ज़्यादा फोकस किया जा सके, ये आपके लिए ही ईजी रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।